हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आस्क बोर्ड में। तो सभी प्यारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बाबू आप सब, एक बार बता दीजिए। तो आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। और प्यारे बच्चों यहाँ आप देखिए फिर आ गए हैं आपके लिए मास्टर कोर्स लेके, यानी मास्टर क्रैश कोर्स आपका उम्मीद बैच लेके। और प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा, यहाँ आप देखिए हम लोग यहाँ आप देखिए डे 3 तक पढ़ चुके हैं, यानी केमिस्ट्री के 3 चैप्टर को पूरा सब्जेक्टिव और पूरा उसका ऑब्जेक्टिव प्यारे बच्चों हम लोग कर चुके हैं। प्यारे बच्चों आज यहाँ पे बारी आता है किसका, डे 4 का, यानी केमिस्ट्री के चैप्टर 4 को पढ़ने का। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों सभी जितने बच्चे हैं ध्यान दीजिएगा। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, क्रैश कोर्स किसका, तो हम लोग डे 4 का करने वाले हैं, यानी क्या चौथा दिन है हमारा केमिस्ट्री का। और चौथे दिन में प्यारे बच्चों क्या करने वाले हैं, तो हम लोग केमिस्ट्री के चौथे चैप्टर को पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। इसमें क्या पढ़ेंगे, चैप्टर वाइज प्यारे बच्चों जितना इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है और जितना इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बिहार बोर्ड में पूछा जाता है वो कवर करने वाले हैं। तो एक बार प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर कर दीजिए। तो जितने सारे स्टूडेंट है एक बार वीडियो को शेयर कीजिए, जितने सारे स्टूडेंट है एक बार वीडियो को शेयर करेंगे, क्योंकि प्यारे बच्चों आप लोग शेयर करेंगे तो और बच्चों लोग का हेल्प हो जाएगा। तो जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों क्या कीजिए, जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कीजिए, जितना जल्दी हो सके आप लोग क्या कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, बहुत बढ़िया। और प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको ध्यान देना है, शेयर करने के बाद से प्यारे बच्चों एक दो बात बताएंगे जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, उसके बाद से क्या कीजिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट कि चैनल को आपको फटाफट से सब्सक्राइब कर देना है। और सब्सक्राइब करने के बाद से बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर देना है, ताकि प्यारे बच्चों आपके पास जब भी नोटिफिकेशन आए तो आपको पता लगते रहे। तो इतना काम कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए फटाफट आप लोग लाइक भी कर दीजिएगा, इतना काम कर दीजिए। उसके बाद से हम प्यारे बच्चों, और देखिए जिनका तैयारी ना बिल्कुल नहीं हुआ है, इसका प्लेयर लिस्ट बन चुका है, जाके प्लेयर लिस्ट में फिजिक्स का डे 1, फिजिक्स का डे 2, फिजिक्स का डे 3 पढ़ लीजिए, केमिस्ट्री का डे 1, केमिस्ट्री का डे 2, केमिस्ट्री का डे 3, और आज हो रहा है केमिस्ट्री का डे 4, यानी केमिस्ट्री का प्यारे बच्चों चौथा चैप्टर हो रहा है। तो यहाँ पे आप लोग फटाफट इतना काम कर दीजिए। और प्यारे बच्चों फ्री व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है फ्री, यहाँ आप देखिए 91 35 74 20 24। आप इस पे प्यारे क्या कीजिए, मैसेज करके और बोलिए कि सर जी हमको ग्रुप में ऐड होना है, हम आपको ग्रुप में ऐड कर देंगे। और अगर आप लोग क्रैश कोर्स पीडीएफ लेना चाहते हैं, एग्जाम में बढ़िया करना चाहते हैं, तो आप इस पे कॉल करके पीडीएफ ले लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो आप सभी से निवेदन है कि आप सब इसका पीडीएफ जरूर ले लीजिएगा। तो प्यारे बच्चों इतना तो बात हो गया। अब देखिए जो इंपॉर्टेंट बात है वो हम आपको बताना चाहते हैं कि डे 1 का फ्री पीडीएफ आपको मिल रहा है वेबसाइट पे। आपको 100% डेफिनेटली क्या करेंगे, आपको डाउनलोड करके दिखाएंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे बोलते हैं कि आप लोगों से पीडीएफ डाउनलोड नहीं होता है, तो महा क्रैश कोर्स का प्यारे बच्चों फिजिक्स का जो पीडीएफ है वो आपको हम डाउनलोड करके दिखाएंगे बिल्कुल फ्री में। बाकी आप लोग पैड ग्रुप में जुड़ जाइएगा तो ये सब का टेंशन नहीं रहेगा, डेली बाई डेली आपको पीडीएफ मिलेगा, आपको पूरा तैयारी करवाया जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग कोर्स ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लेकिन फ्री पीडीएफ आज मिल रहा है तो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या कीजिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, डाउनलोड आप लोग जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि प्यारे बच्चों डाउनलोड कर लीजिएगा तो कैसे करना है ये हम आपको बाद में बताएंगे, क्लास खत्म होने के बाद से साथ में आपको डाउनलोड करके भी दिखाएंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ पे शुरू करते हैं, हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा कि हम पढ़ने वाले हैं प्यारे बच्चों चैप्टर 4 रासायनिक बलगतिक, ये पढ़ने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन आता है आपकी एग्जाम में कि रासायनिक बल गतिकी क्या है, और इसका भी पीडीएफ मिल जाएगा, लेकिन ये पैड ग्रुप में मिलेगा। तो आप लोग पैड ग्रुप ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। लेकिन फ्री पीडीएफ आज डल चुका है फिजिक्स का क्रैश कोर्स का, डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा। कैसे करना है पूरा प्रोसेस लास्ट में आपको बताया जाएगा। तो देखिए यहाँ देखिए रासायनिक बल गतिकी क्या है। तो प्यारे बच्चों रासायनिक बल गतिकी क्या होता है, तो देखिए रासायनिक बल गतिकी क्या होता है प्यारे बच्चों, व्हाट इज केमिकल काइनेटिक्स। तो रासायनिक बल गतिकी क्या होता है, तो यहाँ पे आप लोग समझिए कि रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्यारे बच्चों क्या, किसी भी अभिक्रिया का वेग और अभिक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक और उसकी क्रिया विधि का जिसमें अध्ययन होगा उसी को हम लोग क्या कहेंगे, तो प्यारे बच्चों रासायनिक बल गतिकी कहेंगे, केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। तो ये साथ में आपको याद रखना है, क्वेश्चन ये बार बार आता है। और 5 नंबर वाला भी क्वेश्चन इसमें, ये जो चैप्टर इसमें लॉन्ग क्वेश्चन बहुत आता है।
5-5 नंबर वाला क्वेश्चन बहुत आता है। तो चलिए पूछा गया कि रासायनिक बल गतिकी क्या है। तो यहाँ देखिए रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें अभिक्रिया का वेग और उससे प्यारे बच्चों प्रभावित होने वाले कारक, और प्यारे बच्चों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अभिक्रिया की कार्यविधि का जिसमें अध्ययन होगा उसी को हम लोग क्या कहते हैं, रासायनिक प्यारे बच्चों बल गतिकी कहते हैं। समझ में आया, यानी चैप्टर का ही नाम है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक बल गतिकी। तो ये आपको ध्यान रख के पढ़ना है कि रासायनिक बल गतिकी आखिर होता क्या है। तो रासायनिक बल गतिकी वो होता है, तो रसायन विज्ञान की ये ऐसी शाखा होती है प्यारे बच्चों, ये ऐसी शाखा होती है जिसमें प्यारे बच्चों अभिक्रिया का वेग पढ़ा जाता है। अभिक्रिया का वेग पढ़ा जाता है, जैसे अभिक्रिया की वेग क्या है, अभिक्रिया की कोटि क्या है, अभिक्रिया से प्रभावित होने वाले कारक क्या है, और प्यारे बच्चों क्या अभिक्रिया की क्रियाविधि प्यारे बच्चों तथा इसकी जो क्रियाविधि होगी इसको अध्ययन करेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल काइनेटिक्स बोलते हैं, रासायनिक बल गतिकी बोलते हैं। तो ये आप लोग याद रखिएगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा। ये क्वेश्चन आता है कि रासायनिक बल गतिकी क्या है, तो जिसके ऐसा रसायन विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें हम लोग अभिक्रिया का वेग, उससे प्रभावित होने वाले कारक तथा उसकी क्रियाविधि का अगर हम लोग अध्ययन करेंगे उसी को हम लोग रासायनिक बल गतिकी कहते हैं। याद हो गया, याद हो गया तो आप लोग नोट करते चलिए, और पीडीएफ मिल जाएगा, बता देंगे कहाँ से डाउनलोड करना है। और प्यारे बच्चों एकदम ईमानदारी आज से बता रहे हैं ना कि आज से जो ऑनलाइन टेस्ट होगा ना उसका रिजल्ट प्यारे बच्चों आएगा, उसका रिजल्ट प्यारे बच्चों आएगा, वो प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। और वो रिजल्ट प्यारे बच्चों टॉपर लिस्ट होगा, उसका नाम भी लिया जाएगा। तो ये साथ में आपको याद रखना है। तो आज का टेस्ट और पीडीएफ आपको डाउनलोड कर लेना है। चलिए हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बिहार बोर्ड में 3 बार आया हुआ है। तो ये क्वेश्चन भी आप लोग ध्यान रखिएगा, जाके क्वेश्चन बैंक का पन्ना पलट के देखिएगा। और हमारी यही कोशिश रहेगी जो मास्टर कोर्स है ना इसमें आपको पूरी तरीके से याद करा दिया जाए। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है कि अभिक्रिया का वेग पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिक्रिया के वेग पे जो अभिक्रिया का प्यारे बच्चों रेट है उस पर टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। तो इस वीडियो में प्यारे बच्चों इस यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे कि अभिक्रिया के वेग पर ताप का आखिर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए क्वेश्चन है, देखिए ताप बढ़ाने से अभिक्रिया का वेग क्या होता है, बढ़ जाता है, यही प्रभाव पड़ता है। देखिए क्वेश्चन एक लाइन में इसका क्या आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन है कि अभिक्रिया के वेग पे ताप का प्रभाव क्या पड़ेगा। तो अगर ताप बढ़ाएंगे अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा, अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का जो वेग होगा, जो रेट होगा प्यारे बच्चों, वो क्या होगा, दर होगा, वो बढ़ेगा। तो यहाँ पे यही इसका सटीक आंसर है। तो यहाँ पे अगर आपसे 2 नंबर में पूछेगा कि अभिक्रिया का वेग पर ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, तो आप तो सिंपल सा लिख सकते हैं कि अगर अभिक्रिया के वेग पे हम लोग अगर अभिक्रिया का वेग पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो प्यारे बच्चों क्या होगा, अगर हम लोग ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का जो वेग होगा ना, अगर ताप बढ़ाएंगे तो जो अभिक्रिया का वेग होगा वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे इतना लिख दीजिएगा, एक लाइन का आंसर लिखिएगा 2 नंबर में। कोई सनकल मास्टर रहेगा तो पढ़ लेगा तो सही है, और उसको खीस भर गया तो वो क्या करेगा, ससुरा 2 नंबर की जगह पे क्या कर देगा, 1 नंबर दे देगा। ये नहीं पड़ेगा कि हाँ बच्चा सही लिखा है, यही इसका सटीक आंसर होता है कि ताप बढ़ाने पर हम देखिए अभिक्रिया के वेग पे ताप का प्रभाव क्या होगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने पे अभिक्रिया के वेग बढ़ जाती है, यही इसका प्रभाव पड़ता है। लेकिन प्यारे बच्चों इतना देख के क्या करेगा, वो सनक जाएगा कि इतना छोटा कैसे लिख दिया, सही लिखा लेकिन इतना छोटा कैसे लिख दिया। तो थोड़ा सा लंबा कर दीजिएगा। ताप जितना ही अधिक रहता है अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उतना ही तेजी से होता है। जितना टेम्परेचर बढ़ाइएगा अभिकारक उतने क्या करेंगे, और ज्यादा प्यारे बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे क्रिया करेंगे। तो ये आपको लिख देना है। यहाँ पे आपको देखिए, यहाँ पे कि ताप जितना ही अधिक रहेगा अभिकारकों के बीच अभिक्रिया उत्पन्न उतनी ही तेजी से होती है। यानी ताप बढ़ाने पे क्या हो रहा है, अभिक्रिया का वेग प्यारे बच्चों बढ़ रहा है। जैसे जैसे ताप बढ़ेगा अभिक्रिया का वेग उतना जल्दी उतना तेजी से प्यारे बच्चों इसमें क्या होगा, वृद्धि होगा, यही प्रभाव पड़ता है। तो आपको ऐसे ही लिखने हैं, जैसे यहाँ देखिए एक मोटे तार पर 10 डिग्री सेल्सियस ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा। 10 डिग्री सेल्सियस बढ़ाइएगा और वो क्या हो जाएगा, उसका वेग 2 गुना यानी 20 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ये याद कर लेना, ऐसे लिखना है। याद हो गया। चलिए दूसरा नंबर भी क्वेश्चन आपको याद करवा दिए। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन की सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में 3 बार पूछा गया है। 3 बार पूछा गया है कि सक्रियण ऊर्जा क्या होता है, एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। बहुत पैरेलल गजब का क्वेश्चन है कि एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है। तो देखिए रसायन विज्ञान में
किसी रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। समझिएगा, किसी भी प्यारे बच्चों रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने में, किसी भी, आप देखिए रासायनिक विज्ञान की एक ऐसी शाखा जिसमें किसी भी रासायनिक अभिक्रिया को पूर्ण होने में जितना न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी, जितना कोई भी रासायनिक ऊर्जा संपन्न होने में जो ऊर्जा लगती है ना, तो जितना न्यूनतम ऊर्जा लगता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी यानी सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। समझ में आया? इतना आसान डिफिनीशन है, इतना मस्त डिफिनीशन है, आपको याद कर लेना है कि सक्रियण ऊर्जा क्या होता है। एक बार हम लोग डिफिनीशन पे चलते हैं प्यारे, डिफिनीशन देख लेते हैं कि सक्रियण ऊर्जा क्या होता है। तो रासायनिक विज्ञान, यहाँ देखिए रासायनिक विज्ञान की ऐसी शाखा, यहाँ देखिए रासायनिक अभिक्रिया के संपन्न होने के लिए, रासायनिक विज्ञान में एक ऐसी शाखा जो रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसे ही हम लोग क्या बोलेंगे, तो प्यारे बच्चों एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। तो यहाँ पे तो ये इसका डिफिनेशन एकदम सटीक, एकदम 2 नंबर का क्वेश्चन का 2 नंबर का आपका मिल जाना चाहिए, इतना लिख दिए। तो अगर फिर पगला कोई होगा चेक करने वाला, समझिए कि अगर कोई पगला होगा चेक करने वाला, फिर देख लेगा छोटा फिर काट देगा, आप तो कुछ कर नहीं सकते, तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसी को यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश भी कीजिएगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, ऐसे लिख दीजिएगा, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले 1889 में स्वीडन के वैज्ञानिक अर्हेनियस ने किया था। अर्हेनियस तो आपको नाम याद होगा। तो सक्रियण ऊर्जा ने जो स्वीडन के वैज्ञानिक अर्हेनियस कितना, तो 1889 ईस्वी में प्यारे बच्चों इसका प्यारे बच्चों क्या किया था, प्रयोग किया था। अब यहाँ देखिए सक्रियण ऊर्जा प्रायः E से निरूपित किया जाता है, तो ये भी साथ में आपको लिख देना है कि सक्रियण ऊर्जा को निरूपित E और A से निरूपित किया जाता है। तो इतना लिख दीजिएगा तो गच हो जाएगा। मास्टर क्या हो जाएगा, ऐसे लिखिएगा इतना, तो ऐसे प्यारे बच्चों गुस्सा में लाल हो जाएगा, क्या करेगा, गुस्सा में पूरा लाल हो जाएगा। लेकिन अगर प्यारे बच्चों आप इतना बढ़ा देते हैं, मुस्कुरा के 2 नंबर देगा एकदम हंस हंस के, तो यहाँ पे यही फर्क है। देखिए यहाँ पे गुस्सा हो रहा है, कितना लिख रहे हैं कि रासायनिक विज्ञान को, यहाँ देखिए रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न होने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। इतना पढ़ेगा, खुद गुस्सा हो जाएगा, ये देगा 1 नंबर 2 नंबर का। थोड़ा सा बता दीजिएगा कि इस शब्द का प्रथम बार 1889 ईस्वी में स्वीडन के वैज्ञानिक किसने किया था, तो प्यारे बच्चों किसने किया था, अर्हेनियस ने किया था। और इसको किसके द्वारा सूचित किया जाता है, तो यहाँ देखिए E और A के द्वारा सूचित किया जाता है। अगर ये लिख दीजिएगा तो मास्टर हो जाएगा खुश और देगा आपको कितना, 2 नंबर। तो यही फर्क है प्यारे बच्चों। तो आप लोग थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करिएगा, लेकिन इतना भी लिख दीजिएगा तो मास्टर सही रहेगा, तो आपको प्यारे बच्चे एक भी क्वेश्चन काटने की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखिए क्वेश्चन ये 2 नंबर का है, 2015 का क्वेश्चन है, बता देते हैं 2015 का क्वेश्चन है। आपको लगता होगा प्यारे बच्चे की सर जी ऐसे ही बोल रहे हैं, नहीं प्यारे बच्चों, गति समीकरण दिया है, 2 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। ध्यान रखना है कि गति समीकरण दिया है, इतना दिया है अभिक्रिया, तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है प्यारे बच्चों, अभिक्रिया की कोटि क्या होती है आगे हम लोग समझने वाले हैं। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, दिए गए यहाँ आप देखिए अभिकारक के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है। अभिक्रिया की कोटि कहा जाता है किसे, तो दिए हुए अभिकारक के घातों की जितना योग होगा उसको हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहेंगे। तो इसको कैसे बनाना, डायरेक्ट मत बना दीजिएगा, 2 2 के लगे उत्तम 2 4/2 आंसर ऐसे करके, ऐसे फटाक से 2 आंसर, तो फिर खिसिया जाएगा तो जान लीजिएगा क्या करेगा, सोचेगा कि ससुरा ही क्या किया है, चीट करके लिखा है। तो यहाँ पे ऐसा काम आपको नहीं करना है, आपको ऐसे बनाना है। देखिए इसको बनाने का तरीका बताते हैं। यहाँ पे ऐसे इसको लिख देना है कि A की पावर कितना है प्यारे, तो 3/2 है पहला, और B का क्या है प्यारे बच्चों, जैसे बता रहे ना वैसे अच्छे से लिखिएगा ना, तो यहाँ पे क्या होगा, आपका नंबर मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे अगर आप लोग चाहते हैं तो डिफिनेशन भी लिख सकते हैं कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। तो दिए हुए घातों के, यहाँ देखिए दिए हुए यहाँ देखिए अभिक्रिया के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं, ये भी आप लोग लिख सकते हैं। तो चलिए इसको लिखना नहीं है, हम डायरेक्ट बनाते हैं। यहाँ देखिए अब क्या करना है, आपको A का घात कितना लिख देना है, नीचे 3/2 लिख देना है, और B का घात क्या है, प्लस लिख के प्यारे बच्चों क्या करना है, 1/2 करना है। जैसे बना रहे हैं ना वैसे बनाइएगा एग्जाम में।
और प्यारे बच्चों यहाँ पे देखिए ऐसे ही इसका एलसीएम निकाल दीजिएगा, बच्चा की तरह दो, और यहाँ पे क्या लिख दीजिएगा 3 प्लस प्यारे बच्चों क्या लिख दीजिएगा 1, और यहाँ पे नीचे देखिए लिखिएगा प्यारे बच्चों क्या 4/2। अब यहाँ पे ऐसे कटा दीजिएगा और यहाँ पे लिखिएगा 2 और यहाँ पे ऐसे लिखिएगा आंसर, यही आपका हो जाएगा आंसर। तो आपको अगर ये 2 नंबर में क्वेश्चन देता है ना तो आपको ऐसे ही बनाना है, और सुंदर इसको बनाने के लिए आपको इसका लिख देना पड़ेगा कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, जो हम आपको समझा दिए। आ रहा है समझ में? तो प्यारे लाइक कीजिए ना, जल्दी जल्दी लाइक और शेयर कीजिए, जल्दी जल्दी लाइक और शेयर करते रहिए, क्योंकि मास्टर क्रैश कोर्स आपके लिए आ गया है। जो प्यारे बच्चों 80% जो क्वेश्चन होगा आपको इसी वीडियो में से मिलेगा। और प्यारे बच्चों ये कोर्स 40 दिन का कर लेते हैं तो प्यारे बच्चों बल्ले बल्ले हो जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, फिजिक्स का जो पीडीएफ डाउनलोड करना है, कहाँ से डाउनलोड करना है हम आपको चलिए अभी बता देते हैं, उसके बाद से फिर क्लास यहाँ पे देखिए होता रहेगा। तो चलिए बच्चों सबको यहाँ पे फटाफट से बता देते हैं कि कैसे आपको डाउनलोड करना है। यहाँ देखिए सबसे पहले आपको गूगल या क्रोम को ओपन करना है, गूगल या क्रोम को ओपन करना है और लिखना है यहाँ पे ASK और यहाँ पे लिखना है BOARD, आस्क बोर्ड लिख के सर्च करना है। जैसे ही आप लोग सर्च कीजिएगा आस्क बोर्ड लिखा हुआ आएगा, आपको इसी पे एक बार क्लिक करना है। समझिए, एक बार इस पे क्लिक कीजिएगा, जैसे प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या आ जाएगा, जैसे ही आप लोग इस पे एक बार क्लिक कीजिएगा यहाँ पे आ जाएगा ऐसे। और यहाँ देखिए पीडीएफ डाउनलोड करना है ना, तो या तो पीडीएफ डाउनलोड पे क्लिक कीजिए, या यहाँ देखिए फिजिक्स का चैप्टर 1 का वायरल प्यारे बच्चों नोट्स है, यहीं पे है, तो यहाँ पे आपको इसी पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सब इस पे क्लिक कीजिएगा ऐड आएगा, ऐड को आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करके ऐड पे क्लिक करके 2 मिनट रुकना है कम से कम, तभी डाउनलोड होगा, नहीं तो आप लोग कितना भी बेचैन रहिएगा डाउनलोड नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करके 2 मिनट रुकना है, 2 मिनट। उसके बाद से आना है यहाँ पे नीचे, जैसे ही नीचे आइएगा, नीचे आते जाइएगा, नीचे आते जाइएगा, आते जाइएगा प्यारे बच्चों। यहाँ पे देखिए नीचे जैसे ही आइएगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, क्लास 12 फिजिक्स चैप्टर 1 लिंक लिखा है, क्लिक कीजिए। देखिए तो कैसे नहीं हो रहा है, 100% आपका हो जाएगा। तो ऐसे ही प्यारे बच्चों क्या करना है, आपको आके पूरा नोट्स ये डाउनलोड कर लेना है फ्री में। तो अभी क्लास करते हैं, चलिए इतना तो सीख लिए। ऐसे ही आपको क्या करना है, ऑनलाइन टेस्ट भी दे देना है। तो ये हमारा क्या खुल रहा है, पीडीएफ खुल रहा है। तो यहाँ पे खुल रहा है, देखिए यहाँ पे लिखा भी है जैसे फिजिक्स चैप्टर 1 नोट्स, यहाँ पे लिखा है ना, तो ये खुल रहा है। खुलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो चलिए छोड़िए, ये खुल जाएगा, आके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। तब चलिए प्यारे बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, अब फिर से क्लास को स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये बता दिए पहले ही, ताकि बच्चे क्या करेंगे, डाउनलोड कर लेंगे। चलिए हम लोग कहाँ थे प्यारे बच्चों, ये आप लोग ध्यान रखिएगा कि आप देखिए अभिक्रिया की कोटि क्या है, यही क्वेश्चन हम लोग पढ़ रहे थे। अगला जो 5 नंबर क्वेश्चन है आपके लिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, तो प्यारे बच्चों जितने भी स्टूडेंट है ना, ध्यान दीजिएगा कि अभिक्रिया की कोटि किसे कहते हैं। तो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक की घातों के योग को ही हम लोग अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। समझिएगा प्यारे बच्चों कितना जबरदस्त क्वेश्चन है। देखिए ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाता है और इसमें लिखा जाता है कि अर्हेनियस समीकरण को लिख दें प्यारे बच्चों। लेकिन ये क्वेश्चन 2 नंबर में भी है, जो आपको याद हो जाना चाहिए और सभी बच्चे याद कर लेंगे कि किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग समीकरण में अभिकारक के घातों के योग को अभिक्रिया की कोटि कहते हैं। तो ये प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। जैसे देखिए अभिकारक ये दिया है, ये दिया है, इसके घात कितना है, Ka के पावर m है तो m, और यहाँ पे देखिए B के पावर n है, और इसी के योग यानी जोड़ को हम लोग क्या कहते हैं, अभिक्रिया की कोटि। तो प्यारे बच्चों ऐसे ही लिखना है, एग्जाम में बिल्कुल नंबर मिलने वाला है आपको। अगला आ जाइए कि यहाँ देखिए अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, अभिक्रिया के वेग के किन किन बातों पर निर्भर करता है। अब ये मत समझिएगा कि 2 नंबर का क्वेश्चन है, नहीं 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 प्यारे, ये प्यारे 2 नंबर का क्वेश्चन हरगिज नहीं है। ये क्वेश्चन है आपका 5 नंबर वाला। और अगर प्यारे बच्चों उम्मीद कीजिए, यहाँ पे हम पे भरोसा बना के रखिए, अगर आप लोग प्यारे बच्चे यहाँ देख लीजिए, ये जो 45-40 दिन का क्रैश कोर्स आपका चल रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री का, ये कर लेते हैं 80% आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्या होगा प्यारे बच्चों, कवर हो जाएगा, इसी में से आएगा। तो आप सभी स्टूडेंट से निवेदन है कि ये आप लोग जरूर कीजिए सुबह में उठ के। चलिए यहाँ देखिए क्वेश्चन आपके सामने की अभिक्रिया के वेग से आप क्या समझते हैं, और उसके बाद से बताना है आपको कि किसके द्वारा ये प्रभावित हो सकते हैं अभिक्रिया का वेग। तो प्यारे बच्चों अभिक्रिया का वेग से क्या समझते हैं, तो देखिए इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाली परिवर्तन के दर को रासायनिक अभिक्रिया का दर या प्यारे बच्चों अभिक्रिया का वेग कहते हैं। देखिए इतना मोस्ट इंपोर्टेंट डिफिनीशन प्यारे बच्चों, इतना सटीक, इतना आसान डिफिनीशन आपको कहीं नहीं मिलने वाला है।
तो यहाँ पे आपको समझ लेना है। देखिए अभिक्रिया का वेग से आप लोग क्या समझते हैं, तो पहले तो हमको यही ना लिखना है कि अभिक्रिया का वेग आखिर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको लिखना है अभिक्रिया का वेग क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है। तो देखिए इकाई समय में अभिकारक या उत्पाद की सांद्रता में होने वाली परिवर्तन की दर को रासायनिक अभिक्रिया का दर या अभिक्रिया का वेग कहते हैं। ये आप लोग ऐसे लिख दीजिएगा। 110% मास्टर क्या करने वाला है, आपका 5 नंबर देने वाला है। अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आता है, दूसरा कि यहाँ पे कि अभिकारक की वेग किन किन बातों पे निर्भर करेगा। यहाँ पे अब आपको बताना है कि अभिक्रिया का वेग किन किन बातों पे निर्भर करने वाला है। तो आप लोग तो जान गए कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है, तो इकाई समय में अभिकारक के उत्पादन की सांद्रता में होने वाली परिवर्तन की दर को रासायनिक अभिक्रिया का दर या वेग कहा जाता है। लेकिन अगला क्वेश्चन इसमें पूछा गया कि ये किसके द्वारा अभिक्रिया प्रभावित हो सकते हैं, यानी अभिक्रिया का वेग किन बातों पर निर्भर करता है। ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों 5 नंबर का, ऊपर वाला भी इसी का पार्ट है, उसका आंसर अब हम लोग देते हैं। तो आपको ऐसे लिखना है कि पहले तो ये टेम्परेचर पे करेगा, किस पे प्रभावित करेगा, यानी ताप द्वारा प्रभावित हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सामान्यतः क्या होता है, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है। शुरू में हम आपको बताएं कि ताप बढ़ाने पे क्या होता है, टेम्परेचर जैसे जैसे बढ़ेगा अभिक्रिया का दर प्यारे बच्चों वैसे वैसे बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पे आप लोग सुने कि किसी चालक में अगर 10 डिग्री का देंगे तो क्या हो जाएगा, डायरेक्ट उसका 2 गुना हो जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या कि ताप का प्रभाव क्या होता है प्यारे बच्चों, अभिक्रिया के वेग पे क्या पड़ेगा, पहला जो प्रभाव पड़ेगा वो पड़ेगा ताप का। अगर ताप बढ़ाएंगे तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होगा, दर भी क्या होगा प्यारे बच्चों, बढ़ जाएगा। ये आपको लिख देना है। दूसरा प्यारे बच्चों दाब का प्रभाव, अभिक्रिया के प्यारे बच्चों वेग पे दाब का भी प्रभाव पड़ता है। किन बातों पे निर्भर करेगा, तो दाब पे, ताप पे भी निर्भर करता है, दाब पे भी। यानी दाब पे क्या निर्भर करेगा, दाब बढ़ाने पर अभिक्रिया की दर प्रभावित होती है, अर्थात अभिक्रिया की दर में वृद्धि होती है। दाब भी बढ़ाइएगा तो अभिक्रिया का दर बढ़ने लगेगा। दाब वृद्धि से क्या होगा, दाब बढ़ाइएगा अभिक्रिया का दर बढ़ने लगेगा। ये आपको साथ में प्यारे लिख देना है। अभिक्रिया की सांद्रता पे प्यारे बच्चों इसका मतलब क्या होगा, तो देखिए अभिक्रिया की सांद्रता यानी क्या, स्थिर ताप पर किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता से अधिक होने पर ये अधिक हो जाती है। समझिएगा यहाँ पे कहने का मतलब स्थिर ताप पर, एक प्यारे बच्चों ताप क्या है, एक ताप स्थिर है, उससे ना ज्यादा होगा ना कम होगा। स्थिर ताप पर किसी भी अभिक्रिया का जो रेट होगा, दर होगा, अभिकारकों की सांद्रता से क्या हो जाएगा, अधिक होने लगेगा। तो ये आपको प्यारे बच्चों क्या करना है, लिख देना है। इस बातों पे निर्भर करती है। तो 5 नंबर में ये क्वेश्चन 3 बार आया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है कि अभिक्रिया के वेग से क्या समझते हैं, अभिक्रिया का वेग किन बातों पर निर्भर करता है। तो अभिक्रिया के वेग से क्या समझते हैं, इकाई समय में अभिकारक या उत्पादक की सांद्रता में होने वाली परिवर्तन को ही हम रासायनिक अभिक्रिया का दर या प्यारे बच्चों वेग कहते हैं। और यहाँ देखिए किन बातों पर निर्भर करता है, तो ताप, यहाँ पे देखिए ताप पे निर्भर करेगा, ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर बढ़ जाएगा। यहाँ देखिए दाब का प्रभाव क्या होगा, तो दाब बढ़ाने पे भी अभिक्रिया की दर बढ़ जाएगी। ये आपको याद रखना है। और अभिक्रिया की सांद्रता यानी क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको लिख देना है कि ताप पर किसी, यहाँ देखिए ताप पर किसी अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रता के अधिक होने पर होती है। ये आपको लिखना है। बाकी ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पे आप लोग इसको नोट करते चलिए, कर लीजिए नोट प्यारे बच्चों। और यहाँ पे ऑनलाइन टेस्ट आज से पूरा एकदम बिल्कुल पहले की तरह स्टार्ट हो गया है और सबको देना है ऑनलाइन टेस्ट। अब देखिए क्वेश्चन बार बार आने वाला एग्जाम में कि अभिक्रिया का औसत वेग क्या है। जितना बेहतरीन प्यारे बच्चों ये क्रैश कोर्स के माध्यम से आपका तैयारी हो जाएगा ना, उतना बेहतरीन तैयारी कभी नहीं हो सकता है। यहाँ पे पूरे साल पढ़े होंगे ना, तब भी नहीं हुआ होगा। तो ये प्यारे बच्चों कर लीजिए, आपके लिए बहुत फायदा होने वाला है कि अभिक्रिया का औसत वेग क्या है, एवरेज रेट क्या है, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। यानी यहाँ देखिए निश्चित अंतराल बाद सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहा जाता है। या एक समय के, यहाँ देखिए पहले इतना समझ लीजिए, उसके बाद से यहाँ देखिए हम समझाते हैं दूसरा डेफिनेशन कि अभिक्रिया का औसत वेग क्या होता है। तो निश्चित अंतराल बाद सांद्रता में हुए परिवर्तन को, निश्चित अंतराल बाद यानी कि निश्चित समय अंतराल बाद सांद्रता में अगर परिवर्तन होता है, निश्चित समय है, उसी के अंतराल के बाद अगर सांद्रता में परिवर्तन होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, औसत वेग कहते हैं अभिक्रिया का। तो ये आपको इतना लिख देना है, या देके लिखना है कि एक समय में पदार्थ की सांद्रता में हुए परिवर्तन की दर दो। एक समय में, एक समय के अनुसार हो रहा है, क्या हो रहा है, एक टाइमिंग है उसका, एक समय है, एक समय के अनुसार सांद्रता में हुए परिवर्तन को अभिक्रिया का औसत वेग कहा जाता है। एक समय के अनुसार सांद्रता में हुए परिवर्तन की
दर को हम लोग क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, उसे औसत वेग कहते हैं। तो प्यारे ये आपको लिखने आना चाहिए, ये याद होना चाहिए। ये केमिस्ट्री का डे 4 है और ये चैप्टर 4 का पूरा VVI सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव कराने वाले। इसमें आपको 45 ऑब्जेक्टिव है जो एग्जाम में तहलका मचा देगा प्यारे बच्चों। तो रुकना है अभी, और यहाँ पे जितना भी इसका सब्जेक्टिव है ना, ये आपको करके जाना है। PDF डाउनलोड कर लेना है प्यारे बच्चों। फ्री PDF आपको वेबसाइट पे फिजिक्स का मिल रहा है, चैप्टर 1 का नोट्स मिल रहा है, तो वो डाउनलोड कर लीजिएगा। लेकिन आप लोग ऑल चैप्टर का नोट्स ले सकते हैं। यहाँ पे नंबर है 91 35 74 20 24। आप इस पे कॉल करके बात कर लीजिए और ले लीजिए। अब देखिए यहाँ पे प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। लेकिन प्यारे बच्चों ये 2 नंबर लायक ही लिखा गया है। आप इससे प्यारे बच्चों इसमें कुछ जोड़ देता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है और एक कोई इसमें से पीछे जो पढ़ा दिए है ना वही जोड़ देगा। तो आपको क्या करना है, उसी को जोड़ के लिख देना है। तो 2 बार हम नहीं करना चाहते हैं, लेकिन ये सब क्वेश्चन 5-5 नंबर का है कि प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है। तो प्यारे बच्चों प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होता है, तो देखिए वह अभिक्रिया जिसका दर एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहलाता है। समझिएगा कितना बेहतरीन डेफिनेशन है। क्वेश्चन पढ़िए कि प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होता है। तो प्रथम कोटि अभिक्रिया क्या होता है, तो वह अभिक्रिया जिसका दर एक अभिकारक की सांद्रता के अनुक्रमानुपाती होता है। एक अभिकारक की सांद्रता की क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रथम कोटि अभिक्रिया कहते हैं। तो ये आपको साथ में प्यारे बच्चों लिखते चलना है, एग्जाम में आएगा। तो अब प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो आपको लिखना है प्यारे बच्चों क्या, समय का इन्वर्स होता है, टाइम का इन्वर्स, सेकंड का इन्वर्स, जो भी लिख दीजिए। अगर यहाँ पे आप लोग ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर ही दीजिएगा कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई हमारा समय का इन्वर्स होता है। तो ये आपको साथ में लिखते चलना है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला आ जाइए शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया। शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, जो कि पूछा गया है। तो देखिए जीरो ऑर्डर रिएक्शन क्या होता है, शून्य कोटि अभिक्रिया क्या होती है, तो वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक पदार्थों की सांद्रता पर निर्भर नहीं करता है, दर और दर की स्थिरांक की इकाई निर्भर नहीं करेगा। तो यहाँ देखिए आपको याद कर लेना है, ये क्वेश्चन है कि वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर नहीं करेगा। वेग क्या करेगा, अभिकारक की सांद्रता पे क्या करता है, निर्भर नहीं करता है। यहाँ पे याद रखना, बस शून्य कोटि के लिए याद रखना है कि वह अभिक्रिया जिसका वेग अभिकारक पदार्थ की सांद्रता पर निर्भर ना करे, उसे हम लोग क्या कहेंगे, शून्य कोटि अभिक्रिया यानी जीरो ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों ये याद रखना है, इसका समीकरण है ये आपको प्यारे बच्चों यहाँ पे याद कर लेना है। तो ये प्यारे बच्चों बहुत बेहतरीन, यहाँ पे आपको 10 सब्जेक्टिव क्वेश्चन बता दिए। इसमें ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, जो भी पूछा जाता है 5 नंबर में ही ज़्यादा तक पूछा जाता है। तो इस चैप्टर से उतना सब्जेक्टिव नहीं होता है, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव बहुत ज़्यादा आता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। तो ये सब्जेक्टिव आपका खत्म हुआ। अब यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव के लिए रेडी रहिए एकदम पूरा, जो कि आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। और सबको आज ऑनलाइन टेस्ट देना है, ग्रुप में भी इन्फॉर्मेशन देंगे कि आप लोग ऑनलाइन टेस्ट आके जरूर दीजिए। और प्यारे बच्चों आप लोग PDF और नोट्स जरूर ले लीजिएगा, आपके लिए बहुत फायदा करेगा। PDF और नोट्स आपको लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है, आप लोग ले लीजिएगा यहाँ पे कॉल करके हमसे। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने आता है, पहला नंबर क्वेश्चन, पहला नंबर ऑब्जेक्टिव देखिए कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ के घोल को कॉपर के बर्तन में सुरक्षित रखा जा सकता है। निम्नलिखित में से किस प्रकार के घोल को कॉपर के बर्तन में सुरक्षित रखा जा सकता है। तो किस प्रकार के घोल को रखा जा सकता है, पहले का आंसर लगाइए। जितने सारे स्टूडेंट है ना, अब यहाँ पे आंसर लगाते चलिए फटाफट फटाफट, रुकिए मत प्यारे, रुकिए मत, रुकना नहीं है, सबको यहाँ पे सिर्फ आंसर लगाते चलना है। चलिए बहुत बढ़िया, यहाँ आप देख लीजिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ के घोल को कॉपर के बर्तन में सुरक्षित रखा जा सकता है। तो ZnSO4 के घोल को कॉपर में क्या रखा जा सकता है प्यारे बच्चों, सुरक्षित रखा जा सकता है। तो पहले का तो ये हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब देखिए किसी अर्धशेल का इलेक्ट्रोड विभव निर्भर करता है, किसी भी अर्धशेल का इलेक्ट्रोड विभव किस पे निर्भर करता है, तो किसी भी अर्धशेल का इलेक्ट्रोड विभव धातु की प्रकृति, सेल में विद्युत आयन की सांद्रता, तापक्रम, यानी इनमें से सभी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, पूरा परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको याद हो जाना चाहिए। अगला यहाँ पे आ जाइए कि 1 कूलम्ब बराबर होता है, बताइए तो यहाँ पे आंसर 1 कूलम्ब में कितने के बराबर होता है,
1 कूलम्ब बराबर होता है आपका प्यारे, यही सब क्वेश्चन आता है, ध्यान रखिएगा कि 1 कूलम्ब बराबर कितने होता है। तो 1 कूलम्ब बराबर आप लोग ऐसे मत मार दीजिएगा कि 1 फैराडे 96,500 फैराडे, नहीं 96,500 कूलम्ब होता है, तो फैराडे लिखा है तो ये गलत। देखिए 1 फैराडे, यहाँ देखिए 1 कूलम्ब की बात करें तो 6.24 गुणे 10⁻18 इलेक्ट्रॉन के ये क्या होता है, आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ पे क्या होगा प्यारे, बी वाला ऑप्शन आप लोग राइट आंसर कर दीजिएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव यहाँ पे स्टार्ट हो गया, तो सभी बच्चों से निवेदन करेंगे कि एक बार आप लोग फटाफट से इसको क्या कीजिए, शेयर मार दीजिए। सभी बच्चे यहाँ पे एक बार शेयर मार दीजिए। चलिए एक बार सभी बच्चे शेयर मारिए, तो जितने सारे स्टूडेंट एक बार शेयर मारिए, जितने सारे स्टूडेंट शेयर मारिए। चलिए आप देखिए किसी मरकरी सेल में कौन सा पदार्थ नहीं होता है, तो किसी भी मरकरी सेल में, किसी भी मरकरी सेल में प्यारे बच्चों कौन सा पदार्थ नहीं होता है, तो HgCl2 नहीं होता है। तो मारना है क्या, HgCl2 नहीं होता है। किसी भी मरकरी सेल में कौन सा पदार्थ नहीं होता है, HgCl2 नहीं होता है, तो ये साथ में आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए 5 नंबर की, ताप में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होती है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो धातु की चालकता क्या होगी, तापमान वृद्धि के साथ धातु की चालकता, ये क्वेश्चन होता है बहुत कंफ्यूज करने वाला। एक बार वीडियो को शेयर कीजिए ना प्यारे, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट है जो एग्जाम में पूछा जाता है, शेयर करिए, जगाइए, यहाँ पे सुबह सुबह का टाइम है। ताप में वृद्धि के साथ धातु की चालकता क्या होगी, अगर तापमान बढ़ाएंगे धातु है तो चालकता घटती है, चालकता घटती है, डिक्रीज होता है, ध्यान रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करेगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको याद रखना है कि मैग्नीज जो होगा आपका सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था को प्रदर्शित करेगा। तो यहाँ देखिए डे 4 तक हम लोग पूरा कंप्लीट कर लिए हैं, अब यहाँ पे रिवीजन करने का बारी आता है। पढ़ लिए वो ज्यादा नहीं होता है, पढ़ने के साथ ना रिवीजन प्यारे बच्चों ऐसा रामबाड़े जो आपका होश में ला सकता है, दिमाग आपको होश में ला देगा, यहाँ पे जो भी भूले होंगे वो याद करा देगा। तो रिवीजन होने वाला है 11 बजे 1 से लेके चैप्टर 4 तक का, 1 से लेके चैप्टर 4 तक का या तो फिजिक्स का रिवीजन होगा या तो केमिस्ट्री का रिवीजन होगा, ये आप लोग याद रखिएगा पूरा। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, तो मैग्नीज करता है। अगला आ जाइए कि किसी धातु की आयनन ऊर्जा, प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि किस धातु की आयनन ऊर्जा सबसे कम होती है, सबसे आयनन ऊर्जा कम किसकी होगी, तो आयनन ऊर्जा कम होगी CS का। तो CS पे आपको टिक करके आपको प्यारे बच्चों बल्ले बल्ले करना है, यही इसका क्या हो जाएगा, परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन 8 नंबर है कि किसी पदार्थ की अभिक्रिया का दर निम्नलिखित में से किस पे निर्भर करता है। अब बताइए तो किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया करने का दर, किसी भी पदार्थ की अभिक्रिया करने का दर किस पे निर्भर करेगा, तो किसी भी पदार्थ का अभिक्रिया करने का जो दर है ना प्यारे, वो किस पे करता है, एक्टिव वैल्यू पे करता है, यानी सक्रिय मात्रा पे करता है, सक्रिय मात्रा पे। किस पे करेगा, 8 का डी ऑप्शन, सक्रिय मात्रा पे करेगा। तो प्यारे बच्चों ये सब क्वेश्चन याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ जाइए यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन, यहाँ देखिए फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन से सबसे अधिक प्रभावी होता है। प्यारे बच्चों इसका आंसर लगा दीजिएगा, मान जाएंगे कि आप लोग तेज है, बहुत बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन फेरिक हाइड्रोक्साइड के कोलाइडी विलयन के स्कंदन से सबसे अत्यधिक प्रभावित है, तो कौन है, तो K4FeCN6 है। तो यहाँ पे आप लोग क्या मारिएगा, सॉरी K3FeCN6 है, तो यहाँ पे आपको डी वाला ऑप्शन मारना है, तो यहाँ पे आप लोग इसको मार दीजिएगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आ जाइए 10 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई है। अभी हम आपको पढ़ाएं कि प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई क्या होती है, अभी ना बताए हैं तो रुकिए मत, फटाफट मारते चले कि कौन कौन प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई कौन हो जाएगा, तो हमारा समय का इन्वर्स होगा प्यारे, समय का इन्वर्स हमारा क्या हो जाएगा, प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई हो जाएंगे। तो ये सारे प्यारे ये सब क्या करना है आपको याद करते चलें। चलिए KMnO4 अवकृत होता है, बताइए तो KMnO4 अवकृत होता है किसके साथ, देखते हैं कौन सा बच्चा मेरा शेर यहाँ पे आंसर लगा देता है। KMnO4 किसके साथ अवकृत होगा, 11 का राइट आंसर बता दीजिए। तो KMnO4 अवकृत होगा तो KMnO यहाँ देखिए K2MnO4 के उदासीन विलयन, ये गलत आंसर। MnO2 के उदासीन विलयन ये सही आंसर, MnO2 के अम्लीय माध्यम गलत आंसर, इनमें से कोई नहीं गलत आंसर, हमारा क्या बन रहा है, बी वाला ऑप्शन।
यानी हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन 100% सही हो जाएगा। तो आप लोग क्या मारिएगा, बी वाला ऑप्शन पे। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन है कि K4FeCN6 में Fe का प्रसंस्करण कितना होता है। K4FeCN6 में Fe का प्रसंस्करण कितना होता है, तो K4FeCN6 में Fe का प्रसंस्करण होता है Da2sp3, जो कि आपको याद हो जाना चाहिए। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाइए कि एंजाइम किस प्रकार किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। एंजाइम प्यारे बच्चों किस प्रकार किसी भी अभिक्रिया की गति को बढ़ाता है। यहाँ आप देख लीजिए, फटाफट इसका आंसर लगा दीजिए कि एंजाइम किस प्रकार किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। तो ये सक्रियण ऊर्जा कम करके क्या करता है प्यारे बच्चों, किसी भी प्रकार की अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है। यानी ए वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाइए क्वेश्चन कि किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र होता है। किसी प्रथम कोटि अभिक्रिया जिसका वेग इस तरह की इकाई कितनी होती है, तो प्यारे बच्चों समय का इनवर्स होता है। लेकिन यहाँ पे आप लोग इसका आंसर लगाने की कोशिश कीजिए कि किसी प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए अर्ध जीवन काल स्वतंत्र होता है, तो ये प्रारंभिक सांद्रता पे होता है। कौन से ऑप्शन में, प्रारंभिक सांद्रता। प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, हमारा सी वाला ऑप्शन। यहाँ पे आपको क्या करना है, राइट आंसर मारना है, जो कि आपका सही होगा। आप इसे सही करते चलिए। अगला यहाँ पे आ जाए कि गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है। गति स्थिरांक की इकाई प्यारे बच्चों जो केमिकल काइनेटिक्स है, इसमें क्या करते हैं, अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया से प्रभावित होने वाले कारक, प्यारे बच्चों इसी का उसकी क्रिया विधि का ही अध्ययन करते हैं। तो उसी से रिलेटेड सारा क्वेश्चन ये रहेगा। तो देखिए गति स्थिरांक की इकाई निर्भर होती है। तो प्यारे बच्चों गति स्थिरांक की इकाई किस पे, अभिक्रिया के वेग पे, अभिक्रिया की कोटि पे, अभिक्रिया की आणविकता पे। यानी क्या होगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 15 का अगर आप लोग बता रहे प्यारे बच्चों डी, तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल गलत कर रहे हैं। उपयुक्त सभी तो कभी मारना ही नहीं है, उपयुक्त सभी नहीं मारना है। 15 नंबर क्वेश्चन को आप लोग सही से पढ़िए कि गति स्थिरांक की इकाई, तो कभी भी गति स्थिरांक की इकाई ना अभिक्रिया की कोटि पे निर्भर करता है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं सभी है तो सभी को मार के हम एक नंबर लूट ले, तो ऐसा नहीं होने वाला है, यह आपको ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछा जा रहा है कि गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है, तो अभिक्रिया की ये ओनली कोटि पे करेगी, तो बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला आ जाएगी गति समीकरण, यहाँ पे दिया है गति समीकरण, यहाँ पे दे दिया है, और इसकी अभिक्रिया की कोटि क्या होती है। कोटि हम आपको अभी पढ़ाएं कि दिए हुए प्रतिफल, यानी आप देखिए दिए हुए अभिकारक के घातों के योग को, घात कितना है प्यारे, 3/2 है। योग मतलब जोड़, इसका घात क्या है, 1/2 है। बना दीजिए 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 4, ये कटा दीजिए क्या हो जाएगा 2, यानी हमारा डी वाला ऑप्शन निकलेगा। तो डी वाला ऑप्शन आपको क्या करना है, सही करते चलना है। तो प्यारे ये सब क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको करके मजा आ जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखिए 17 नंबर कि अर्हेनियस परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है। अब देखिए अर्हेनियस परिकल्पना, अर्हेनियस से प्यारे बच्चों आजकल आप लोग देख रहे हैं कि कितना ज्यादा क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है। यहाँ आप देखिए अर्हेनियस समीकरण से प्यारे बच्चों बहुत सारा क्वेश्चन आ रहा है ऑब्जेक्टिव में, आप लोग सेंटअप में भी देखें और आप लोग अर्धवार्षिक में भी देखें। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप लोग इसका आंसर बताइए कि अर्हेनियस परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ेगा। तो अर्हेनियस परिकल्पना के अनुसार अभिक्रिया का वेग बढ़ता है अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब। अर्हेनियस परिकल्पना पे अभिक्रिया का वेग कब बढ़ेगा, तो प्यारे बच्चों वेग कब बढ़ेगा, तो जब हम लोग क्या कहेंगे, तापमान बढ़ाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन शुरू में ही हम लोग पढ़े थे कि किसने, तो 1889 ईस्वी में प्यारे बच्चों किसने, तो अर्हेनियस ने दिया था कि अभिक्रिया के वेग पे ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। याद आया, पहला नंबर क्वेश्चन आया ना, तो वही क्वेश्चन है ये। चलिए अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन अगला है कि अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को दर्शाता है। अभिक्रिया के वेग पर ताप के प्रभाव को, तो प्यारे बच्चों ये हम आपको कौन बताएं अभी कि 1889 ईस्वी में अर्हेनियस ने यही ना साबित किया था, यही दिया था कि प्यारे बच्चों अभिक्रिया का ताप का प्रभाव क्या पड़ता है वेग पे। तो यहाँ पे किसने दर्शाया था, अभिक्रिया के वेग पे ताप के प्रभाव को किसने दर्शाया था, तो प्यारे बच्चों वही अर्हेनियस ने दर्शाया था। अर्हेनियस समीकरण आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो यही होता है प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव पढ़ने का फायदा, आपको ऑब्जेक्टिव फटाफट बनने लगता है, होता है कि नहीं। और आप लोग एक बार वीडियो को क्यों नहीं शेयर कर रहे हैं प्यारे बच्चों, आज इतना कम क्यों, फटाफट एक बार वीडियो को शेयर कीजिए। अगला क्वेश्चन आ जाए कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा है, तो यहाँ देखिए सामान्यतः अभिक्रियाएं क्या होगी। अगर प्यारे बच्चों किसी रासायनिक अभिक्रिया का एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज्यादा है, क्या है एक्टिवेशन एनर्जी, सक्रियण ऊर्जा प्यारे बच्चों बहुत ज्यादा है, उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो प्यारे बच्चों यहाँ देखिए उसे
तो सामान्यतः जो अभिक्रियाएं होंगी वो क्या होगी, तो अगर एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगा तो सामान्यतः जितनी भी अभिक्रियाएं होगी वो धीमी ही होगी। एक्टिवेशन एनर्जी यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सक्रियण ऊर्जा का मान अधिक होगा तो जितनी भी क्रियाएं होगी वो क्या होती हैं प्यारे बच्चों, धीमी ही होती हैं। तो आपको बी पे मारना है। और यहाँ पे हम आपको बता रहे हैं ना, इस सुमित बैच में 80% आपका कवर हो जाने वाला है और बनाना कितना है, मात्र 50%। तो बल्ले बल्ले कीजिए। और यहीं सब प्यारे बच्चे बड़े बड़े जाइएगा ना तो प्यारे बच्चों आपको ऐप पे बुलाएंगे कि आओ ऐप पे ऐसा क्रैश कोर्स होगा। हम आपके लिए क्या करें, फ्री में ऐसा क्रैश कोर्स ला रहे हैं। और यहाँ पे आपको फिजिक्स का पीडीएफ भी दे रहे हैं, आप लोग जाके जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। 110% डाउनलोड आपको कर लेना है मेरे प्यारे, कर लेना है। देखिए क्वेश्चन है 20 नंबर की प्रथम कोटि अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान, यानी T क्या प्यारे बच्चों 1/2 यानी हाफ का मान क्या होता है। तो ये आपको याद रखना है कितना होता है मेरे प्यारे, ये होता है 0.693 बटा क्या होता है, K होता है। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, बी वाले ऑप्शन को ही चूज करना है जो कि आपका 100% सही होने वाला है। तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पे 11 बजे आज आना नहीं भूलना है। सभी बच्चों को हम दावत दे रहे हैं आज 11 बजे आना भूलना नहीं है, क्योंकि रिवीजन क्लास में यहाँ पे क्या होगा, चैप्टर 1 से ना चैप्टर प्यारे बच्चों 4 तक का सभी प्यारे बच्चों क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले। तो ये क्लास आपके लिए रामबाण होने वाला है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आ जाइए। अगला क्वेश्चन आपके सामने कि किसी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई अगर मोल एल इनवर्स और एस इनवर्स है तो वह अभिक्रिया की कोटि क्या होगी, मोल एल इनवर्स। अब यहाँ पे ऐसा नहीं दिया है कि एल मोल एल इनवर्स और एस इनवर्स। क्वेश्चन को सही से पढ़िएगा, आंसर लगाइएगा कि किसी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई अगर मोल इनवर्स, मोल एल इनवर्स और एस इनवर्स है तो वो सामान्य अभिक्रियाएं कौन सी होगी, तो ये प्यारे बच्चों शून्य कोटि अभिक्रिया का होगा। 100% है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक की इकाई, तो यहाँ पे क्या होता है, मोल एल इनवर्स और एस इनवर्स होता है। तो यहाँ पे आपको शून्य कोटि मारना है। तो 22 का क्या होने वाला है प्यारे बच्चों, शून्य कोटि आपका बिल्कुल राइट आंसर होने वाला है। अगला आज ये कि टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3 का विघटन किस कोटि के अंतर्गत आता है। NH3 का प्यारे बच्चों पूछा जा रहा है कि टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3 का विघटन, तो टंगस्टन के पृष्ठ पे NH3 का विघटन ये शून्य कोटि अभिक्रिया के ही अंतर्गत आता है। टंगस्टन के पृष्ठ पर NH3 का विघटन ये होता है शून्य कोटि अभिक्रिया के अंतर्गत। तो ये भी साथ में आपको याद कर लेना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि आप देखिए अभिक्रिया A+2B(C) के लिए अगर वेग आपका दिया है A और B, तो यहाँ आप देखिए इसका क्या पूछा है कि अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। बाबू ये क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना है। तो अभिक्रिया की कोटि क्या होती है, दिए हुए अभिकारक के घातों के योग को। यहाँ पे A पे कुछ नहीं है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक इसका घात हो जाएगा, यानी दोनों का घात यहाँ पे आप लोग पहले तो लिख दीजिए, एक पे घात है एक पे घात है 2। अब यहाँ पे कोटि क्या होता है, कोटि पूछा है तो दिए हुए समीकरण के यहाँ देखिए दिए हुए अभिक्रिया के घातों के योग, योग का मतलब हो गया जोड़, और यहाँ पे जोड़ दीजिएगा क्या हो जाएगा 3। तो ऑप्शन आपको दिख रहा है, तो 3 आप लोग ऑप्शन मार दीजिएगा ए वाला पे, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। तो ये सब क्वेश्चन होते हैं, बहुत बढ़िया। अगला आज ये कि यदि एक अभिक्रिया के वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर की इकाई के समान है, अभिक्रिया के दर के इकाई के समान हो, वेग स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया के दर के समान हो, तब प्यारे बच्चों ये जो अभिक्रियाएं होती हैं ये शून्य कोटि अभिक्रिया होती हैं। वेग स्थिरांक की इकाई प्यारे बच्चों क्या अभिक्रिया के दर की इकाई के समान हो, ये कौन सी होती है, ये शून्य कोटि अभिक्रिया होती है। तो ये साथ में आपको याद कर लेना है। चलिए यदि आप देखिए शून्य कोटि के लिए प्रतिक्रिया के लिए गति स्थिरांक बताएं, फटाफट बताइए। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई क्या होती है, तो शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए गति स्थिरांक की इकाई क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मोल यहाँ पे हो जाएगा एल इनवर्स और एस इनवर्स, ये हमारा शून्य कोटि यानी 0 ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगा। तो ये भी प्यारे बच्चों आपको याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन कि द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया का वेग की इकाई क्या होगी। द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों की द्वितीय कोटि अभिक्रिया के लिए विशिष्ट अभिक्रिया के वेग की इकाई, तो पहले लग जाता है क्या, एल। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एल मोल इनवर्स और समय का इनवर्स, एल मोल इनवर्स और समय का इनवर्स। तो यहाँ पे डी वाला मारिएगा, और कुछ पे नहीं मारना है, डी पे मारना है, जो कि आपका सही आंसर होगा। अगला यहाँ पे आ जाए कि किसी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर किस पे निर्भर करता है, तो किसी भी वस्तु के प्रतिक्रिया करने का दर समतुल्य भार पे नहीं सक्रिय भार पे करता है। तो सक्रिय भार यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका,
एक्टिव लोड यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला आ जाएगी किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग प्रभावित होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आप अर्हनीय समीकरण में क्या पढ़ें कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग जो हम आपको अभी बताएं कि किसके द्वारा प्रभावित होता है, तो ताप से प्रभावित होता है। ताप बढ़ाइएगा प्यारे बच्चों, अभिक्रिया का वेग क्या हो जाएगा, बढ़ने लगेगा। ताप बढ़ाइएगा, अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। अभी ना पढ़ाए हैं आपको, तो देख लीजिए पढ़ाने से ऑब्जेक्टिव कितना स्ट्रॉन्ग होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला आ जाएगी किसी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए दर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों किसी भी शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि दर क्या होता है, तो आप प्यारे बच्चों इसका क्या आंसर बताइएगा। समय के साथ घटता है, समय के साथ बढ़ता है। अब यहाँ पे जो भी बच्चा बताएगा ना, मान जाएंगे कि आप में दम है। तो देखिए शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए क्या होगा, निश्चित तो नहीं होगा, समय के साथ घटता है, बढ़ता नहीं, समय के साथ घटता है। तो यहाँ पे मारिएगा बी वाला ऑप्शन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो प्यारे बच्चों वीडियो को शेयर करते रहिए, बुलाते रहिए अपने दोस्तों को, मजा आने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होने वाला है, तो किसके लिए हिमांक का अवनमन अधिकतम होगा। तो हिमांक का अवनमन किसके, तो यहाँ पे K2SO4 के लिए हिमांक का अवनमन आपका अधिकतम होने वाला है। तो यहाँ पे होने वाला है आपका ए वाला, जो कि आप लोग इसको सही कर दीजिएगा। अगला आ जाएगा किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग, यहाँ देखिए निर्धारित पद होता है। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में वेग का निर्धारित पद क्या होता है। 32 का यहाँ पे आप लोग एक बार आंसर लगा दीजिए। 32 का आंसर लगाए कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में वेग निर्धारित पद क्या होता है। तो प्यारे बच्चों ये होता है मंद पद। यहाँ पे आपको किस पे मारना है, मंद पद पे मारना है, और मंद पद ही आपका क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे आ जाए क्वेश्चन कि उदासीनीकरण की क्रिया को पूर्ण होने में समय लगता है। उदासीनीकरण को क्रिया को, उदासीनीकरण की जितने भी क्रियाएं हैं उनको पूर्ण यानी पूरी तरह से होने में कितना समय लगता है। तो उदासीनीकरण की क्रिया को पूर्ण होने में आपको याद रखना है कि 10⁻⁻10 सेकेंड लगता है। ये सब क्वेश्चन होता है प्यारे बच्चों। ये आपका अंतिम प्रहार मास्टर प्यारे बच्चों कोर्स में ये पढ़ाया जा रहा है, तो आप पढ़ लीजिए, फ्री है। फ्री का यहाँ पे मिलता है ना, तो कदर नहीं होता है। लेकिन आप लोग इतने अच्छे हैं, इतने प्यारे हैं कि आप लोग जैसा स्टूडेंट प्यारे बच्चों हर टीचर को मिले। प्यारे बच्चों इतना बेहतरीन आप लोग स्टूडेंट है कि हर क्लास को इतना सुबह 5 बजे हम आपके लिए पढ़ाते हैं, और आप लोग इतनी ज़्यादा मात्रा में आके पढ़ते हैं सुबह सुबह। तो आपको प्यारे बच्चे इस जज्बे को तो हमको सलाम है कि आप लोग इतना मेहनत कर रहे हैं अपने टॉपर बनने के लिए। तो थैंक यू सो मच। हमारा पढ़ाई प्यारे बच्चों व्यर्थ नहीं हो रहा, हम इसी बात पे खुश हैं। चलिए अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा, यहाँ देखिए अवरोध की ऊर्जा का मान क्या होता है। उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध या ऊर्जा का प्यारे बच्चों मान क्या होता है। तो प्यारे बच्चों उत्प्रेरक की क्या है, उपस्थिति है। तो उत्प्रेरक की उपस्थिति के कारण क्या हो जाएगा, ऊर्जा या अवरोध ऊर्जा का मान घट जाएगा। तो बी वाला मारना है, जो कि आपका सही हो जाएगा। अगला आज ये क्वेश्चन कि किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं अथवा मूलकों की संख्या क्या कहलाती है। अब बताइए तो प्यारे बच्चों 35 का राइट आंसर, 35 का राइट आंसर बता दीजिए कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अणुओं, परमाणुओं तथा मूलकों की संख्या को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अणु संख्या। अणु संख्या, अणु संख्या। यहाँ पे क्या होगा बाबू, ए वाला ऑप्शन आपका सही होगा। तो आप इसे सही कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जैसे हम आपके लिए इतना सुबह में मेहनत कर रहे हैं ना, आप भी प्यारे बच्चों ठान लीजिए कि हमको ज़्यादा दिन तो नहीं बचा, उसी में कुछ कर गुजरना है। 11 बजे आना है आपको, और पूरा 1 से लेकर चैप्टर 4 रिवीजन। प्यारे बच्चों बहुत बड़े बड़े विद्वान वैज्ञानिक कहते हैं ना, जितना पढ़ रहे हैं ना उससे ज़्यादा आप रिवीजन कीजिए, ताकि वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए बैठ जाए, वो हम आपको हमेशा के लिए फायदा करें। चलिए किसी रासायनिक या किसी अभिक्रिया के लिए दर स्थिरांक की इकाई अगर मोल L इनवर्स और S इनवर्स है, तो वो कौन सी अभिक्रिया होगी, ये शून्य कोटि के लिए होता है। तो यहाँ पे ए वाला मार देना है, आपका राइट आंसर होगा। अगला यहाँ पे आ जाए कि 9वें कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक को आधा विघटित होने में लगा समय यहाँ पे क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके। 9वें कोटि की अभिक्रिया के लिए अभिकारक को आधा विघटित होने में लगा समय व्युत्क्रमानुपाती होता है किसके। तो लगा समय प्यारे बच्चों व्युत्क्रमानुपाती किसके होता है, तो एक के पावर क्या होता है, n-1 के, ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बी वाला मारना है बिल्कुल। यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन का आंसर क्या करना है, आपको सही से ही देना। एग्जाम में यही सब क्वेश्चन आते हैं। अगला आज ये कि अभिक्रिया के वेग पर तापक्रम के प्रभाव को निर्धारित किया जाता है। अभिक्रिया के वेग पे तापक्रम के प्रभाव को किसके द्वारा, तो अभिक्रिया के वेग पे ताप। सुन लीजिएगा कि अभिक्रिया के वेग पे ताप, आपको कुछ नहीं करना है। अभिक्रिया के वेग पे ताप का प्रभाव, अभिक्रिया के वेग पे ताप और हेनियस आपको याद रखना है। अब
अभिक्रिया के वेग पे ताप का प्रभाव क्या पड़ता है, तो अर्हेनियस के समीकरण के अनुसार ये सब होता है। तो ये सब याद रखेगा। अभिक्रिया के वेग पे ताप याद रखेगा, अभिक्रिया के वेग पे टेम्परेचर, आपको कुछ नहीं देखना, अर्हेनियस समीकरण, क्योंकि इसी ने दिया था कब, तो 1889 ईस्वी में प्यारे बच्चों दिया था, हम आपको पढ़ाए हैं अभी कि अर्हेनियस ने दिया था ये। तो यहाँ पे आपको याद रखना है। अगला यहाँ पे आ जाए कि गति स्थिरांक की इकाई निर्भर करती है, तो गति स्थिरांक की इकाई अभिक्रिया की कोटि पे करेगी। 2 बार क्वेश्चन हो गया जो कि आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है कि यदि किसी रासायनिक अभिक्रिया के सक्रियण ऊर्जा का मान बहुत ज्यादा है तो सामान्यतः अभिक्रियाएं क्या होगी, तो सक्रियण ऊर्जा ज्यादा तो प्यारे बच्चों अभिक्रिया क्या हो जाएगी, सामान्य अभिक्रिया धीमी ही होगी। ये आपको प्यारे याद कर लेना है। अगला यहाँ पे आ जाइए, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। फिर अभिक्रिया की कोटि पूछा गया, अभिकारक के घात कितना है, तो इस पे भी एक है, इस पे भी एक है, एक और एक क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा। ऑप्शन कौन से ऑप्शन में, ये हमारा 2 वाला ऑप्शन में, तो 2 आपको मार देना है। अगला यहाँ पे आज ये क्वेश्चन आपके सामने है कि अधिकांश प्रतिक्रियाओं के लिए ताप गुणांक निम्नलिखित के बीच होता है। तो अधिकांश प्रतिक्रिया के लिए ताप गुणांक किनके और किनके बीच होता है, तो 2 और 3 के बीच होता है। ये आपको मार देना है। 2 और 3 42 का क्या होगा बाबू, 2 और 3 होगा, ये आपको याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन जो होगा 43 नंबर आपके लिए क्या होगा प्यारे बच्चों, ये आपके लिए HW होगा, जो आपको क्या करना है कमेंट बॉक्स में देना है। अंतिम क्वेश्चन है, इसके बाद से बताएंगे। ऑनलाइन टेस्ट आपको बता दिए कहाँ से देना है, वीडियो को शुरू में ही बताएं, आप लोग देख लीजिएगा। और PDF जो डाले दिया है ना वो डाउनलोड कर लेना है, और आपको पैड ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। एग्जाम के लिए बहुत फायदा होने वाला है। पैड PDF वाला यहाँ पे ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों नंबर लिख देते हैं यहाँ पे 91 35 74 20 24। आप प्यारे बच्चों कोर्स ले लीजिए, 299 का PDF है प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप लोग फटाफट से ले लीजिए। और प्यारे बच्चों लाइक नहीं किए है ना, लाइक कर दीजिएगा। लाइक करके प्यारे बच्चों चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर देना। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि यदि किसी अभिक्रिया के प्रारंभिक सांद्रता 2 गुनी कर दिया जाए तो उसकी अर्ध आयु भी 2 गुनी हो जाती है। यानी क्या हो रहा है, 2 गुना आप लोग प्रारंभिक सांद्रता कर रहे हैं तो अर्ध आयु भी 2 गुना हो रहा है। तो दर और दर समान हो रहा है, तो कौन सा होगा ये आप लोग आराम से बता सकते हैं। तो ये किसके अंतर्गत आता है आप लोग HW में बता दीजिएगा। तो प्यारे बच्चों लाइक कीजिए ना, सब्सक्राइब कीजिए, और सभी बच्चों को आना है 5 बजे वाला, ये कर लेते हैं ना, आपका आखिरी उम्मीद बैच यही है। और इसी के साथ आप लोग प्यारे बच्चों अपनी तैयारी को पूरा फुल स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में 11 बजे, आप लोग भूलिएगा नहीं, आइए और पूरा रिवीजन होगा। तो मिलते हैं 11 बजे, आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।